हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण व्यवस्था वर्ण विचार का ही एक भाग है और आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, घ। ध्यान दीजिएगा, क के नीचे हलंत है, ख के नीचे भी हलंत है, ग के नीचे भी हलंत है, घ के नीचे भी हलंत है। जब हम हलंत नहीं लगाते क के नीचे तो वह उसमें कहीं ना कहीं अ मिला होता है, तो क वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि क को विभाजित किया जा सकता है इस प्रकार से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क हलंत जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाएगा, और क हलंत का उच्चारण करा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें अ नहीं मिला होता। और कहीं ना कहीं अगर हम कितनी भी कोशिश करें, जैसे है क, तो भी कहीं ना कहीं उसमें अ आ ही जाता है। वर्णमाला: किसी लिपि के वर्गों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्णों की सूची होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आशा करती हूँ आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सब कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि आज का जो पाठ है वह बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णों के भेद: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आपने छोटी कक्षाओं में तो पढ़ा ही होगा स्वर और व्यंजन के बारे में, पर आज जो एक नई बात आपको पता चलेगी वो होगी अयोगवाह। आगे देखते हैं। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं आपके पास। इनका नाम और इनके उच्चारण याद कर लीजिएगा। स्वर के प्रकार: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए देखते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये स्वर हैं, ये भी स्वर है, और जो ये आप देख सकते हैं इसे अयोगवाह कहेंगे। यहाँ पे अनुनासिक भी आएगा एक।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरा व्यंजन है आगे तक। ठीक, आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का ही समय लगता है सिर्फ, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें आप उच्चारण करके भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा प्लुत स्वर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अ, इ, उ, री, ये चारों जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर में आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का ही समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है जहाँ पे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में 3 का अंक लिखने की परंपरा है। तो यह प्लुत स्वर वाले जो शब्द हैं वो ज़्यादातर संस्कृत के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे आम, राम, ओम। तो ये तो ये आम जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे म में हलंत लगा हुआ है। यह वो आम जो फल होता है उस आम की बात नहीं की जा रही है, ये संस्कृत का एक शब्द है। तो आम, राम, ओम, यह प्लुत स्वर इनमें लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 लगा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पे। व्यंजन। जिन स्वरों का उच्चारण स्वरों की जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहे जाते हैं, अथवा जो वर्ण बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के जब बाहर निकलती है तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं आप कि व्यंजनों को स्वरों के बिना नहीं उच्चारित किया जा सकता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनके भेद 3 हैं। पहला तो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया है। जीभ, जिह्वा माने जीभ। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
तो जैसे आप कोई भी जैसे आप बोलते हैं क, तो आपकी जो जीभ है वो मुंह के बिल्कुल पिछले हिस्से को स्पर्श करती है, तो वो भी एक स्पर्श व्यंजन है। तो आप उच्चारित करके देख सकते हैं कि कौन, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। आगे देखते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। कंठ है, यहाँ पे ये गलती हो गई है थोड़ी, कि आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ये बिंदु यहाँ नहीं आएगी, यह बिंदु यहाँ नहीं आएगी, यह बिंदु यहाँ आएगी। ठीक, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो यह कंठ्य स्वर है, ये माफ कीजिएगा, कंठ्य व्यंजन है, ये कंठ्य वर्ण है ये। तो इन, और जो आगे देखते हैं हम, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य होते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगी इन सब का अर्थ, पहले आप देख लीजिए, इन्हें लिख लीजिए पहले, वरना आप भूल जाएंगे। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो त वर्ग जो है वह दंत्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, प वर्ग ओष्ठ्य है। आगे मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये दांत हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये दांत है और यह जीभ है। तो जीभ जब दांतों को स्पर्श करती है तो वो वर्ण दंत्य होते हैं। होंठ, तो होंठ ये रहे, ये होंठ, और ये होंठ आप देख सकते हैं। तो ये होंठों को जब हवा जो आती है उच्चारण करते समय, वो हवा जब होंठों को छूकर निकलती है तो उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ये जो, और जब जीभ जो है इस जगह को छूती है, तालु को छूती है, तो वह तालव्य होता है। जब ये जीभ तालु के पिछले हिस्से और पीछे जो होता है, ये हिस्सा जो होता है, यहाँ पे जब छूती है उच्चारित करते समय, तो वह मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मूर्धे को जब जीभ स्पर्श करती है तो वह मूर्धन्य स्वर होता है। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे होता है। इस भाग में जो है, जब इस भाग में स्पर्श करता है जीभ, जब हमारी जीभ कंठ के भाग को स्पर्श करती है, तो वह व्यंजन कंठ्य व्यंजन होता है, कंठ्य वर्ण होता है, कंठ से उच्चारित होता है वो। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप
वीडियो को फिर से देखें और फिर से इसे समझें, आपको समझ आ जाएगा। वरना आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो स्पर्श और ऊष्म के बीच में स्थित हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होंठ के निकट आने से होता है। तो 4 होते हैं ये: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म सांस निकले, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये भी 4 होते हैं: श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये जो षटकोण वाला श होता है, इसे आप इसे उच्चारित करने में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप जिस प्रकार से आप ट को उच्चारित करते हैं, उसी प्रकार से आपको श को उच्चारित करना है, उसी स्थान से। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म सांस निकले, यानी एक ऊष्म यानी गर्मी, तो ऊष्म व्यंजन, तो गर्म सांस निकलती है जिस व्यंजन के उच्चारण में, उस व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अयोगवाह अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीन चिन्ह अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का भी स्वरों के बिना प्रयोग नहीं होता। स्वरों से ही इनका उच्चारण हो सकता है। तो अयोगवाह इन्हें इसलिए कहा जाता है, 1 मिनट कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे अ है, योग है, वाह। तो ये 3 शब्द दिखेंगे आपको। तो अ एक स्वर है, तो स्वर योग यानी जुड़ना, जोड़। वाह यानी वहन। तो अयोगवाह का अर्थ हो जाता है जो स्वर से जुड़कर ही जिनका वहन होता है। तो जिनका प्रयोग स्वरों के साथ जुड़कर ही हो सकता है, उन्हें अयोगवाह कहेंगे। ये ना स्वर होते हैं, ये ना व्यंजन होते हैं। यह ना स्वर होते हैं, यह ना व्यंजन होते हैं। यह एक तीसरा भेद है वर्ण का। यह बहुत लोग इसे स्वर में लिखते हैं, परंतु ये स्वर में नहीं आता। यह अपना अलग एक स्थान रखते हैं वर्णमाला में। अनुस्वार और विसर्ग का भी स्वरों के बिना प्रयोग नहीं होता। तो आगे देखते हैं। अनुस्वार का उच्चारण पंचमाक्षर के समान होता है। जैसे यहाँ पे जैसे आएगा, जैसे मंगल, जंगल आदि। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मंगल, तो ग का पंचमाक्षर होता है ङ।
तो ng का ही उच्चारण आ रहा है मंगल में। जंगल के साथ भी वही है। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक तथा मुंह से हो तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, कांच, दांत, सांप। तो इनमें आप देख सकते हैं नाक और मुंह दोनों से ही हवा निकल रही है, दोनों से ही उच्चारण, दोनों के साथ ही उच्चारण होता है इनका, दोनों को साथ मिलाकर होता है इनका उच्चारण। विसर्ग, स्वरों से परे जो दो बिंदु लगाई जाती हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो यह जो विसर्ग होता है यह ज़्यादातर इसका प्रयोग जो होता है वह संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तब आपको ये ज़्यादा दिखेगा। नासिक्य व्यंजन, य, य, ङ, ण, न, म नासिक्य व्यंजन है। तो ङ, ञ, ण, न, म ये जो पंचमाक्षर होते हैं, हर वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह नासिक्य व्यंजन होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।